एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पता है मैं कितने बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ? एनी गेसेस? शाम के 6 बजे। बस बाहर मौसम बड़ा अच्छा हो गया, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा जोरों की बारिश हो रही है। और अभी दीदी के जाने का टाइम है 6 बजे ना, छाता लेके नहीं आई है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि दीदी को आज हम लोग छोड़ आते हैं, क्योंकि बारिश का जो भी है कंडीशन ऐसा लग रहा है कि ये आधा एक घंटा तक तो होगी। हाय नीबू, सबको बोलो जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। नीबू भी सोच रहा है इवनिंग ब्लॉग स्टार्ट इवनिंग में कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। और नीबू जस्ट अभी नीचे से थोड़ा बहुत घूम फिर के आया है, और अच्छा हुआ कि आया, उसके बाद बारिश जो है वो स्टार्ट हुई है, वरना ये तो फंस ही जाता घर पे। क्या है वो नीबू, क्या है वो तुम्हारे हाथ में, क्या है वो, क्या है हाथ में, दिखाओ सबको कैसा टॉय है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉय है और नीबू का बड़ा मन लगता है, पर ये बॉल एक एक करके गायब होता जा रहा है। नीबू उसका बॉल कहाँ है? मैं बोलने वाला था 6 थे। अरे सब वो एक ही बचा है, सोफा के नीचे घुसा देता है, पता है वो, बेड के नीचे, सोफा के नीचे एक बचा है बस। कहाँ गया बॉल सारा, कहाँ गया? वो जो उसमें आप देख रहे हो ना, वो जो रोप है ना, वो सिलिकॉन की है, तो बाइट करने के लिए उनको अच्छा है, यही है बाइट करने के लिए। हाँ खींचो और बाइट करो। और ये है, देखिए बाहर का नजारा, कितना ग्रीन और कितना सुंदर लग रहा है। नहीं देता है, एक बार चाबी हाथ में आया बस। दे दो नीबू, चाबी दे दो मामा को, दे दो, बड़ा ना देगा। जैसे लिफ्ट खुला बाहर नजर कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग। चलिए उनको ड्रॉप कर दिया, और जैसे हम लोग निकले अंगद घर से, बारिश चली गई। बारिश एक्चुअली इतना काला बादल था ना, ऐसा लग रहा था कि आधा एक घंटे तो बारिश होगी। और जैसे निकले हैं देख रही हूँ बारिश चली गई। चलिए इसी बहाने हमारा घूमना हो गया। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह उठते ही नीबू का अपना प्ले टाइम चालू हो गया है। अभी क्या करेगा पता है? वो एक एक करके खिलौने वहां से निकालेगा, सारे खिलौने को यहाँ पे फेंकेगा, उसको उल्टा करेगा। तो इसी में इसका टाइम पास होता रहता है। नीबू जैसे कृष्णा तो करो, देखिए चालू। और अगर आपने इसके सामने उसको समेट दिया तो फिर इससे वो पूरा खाली करेगा, तो ये अच्छा उसका टाइम पास होता है। सुबह के बज रहे हैं अभी 7:45, और 7 बजे से नींव उठा हुआ है, और तब से हम लोग उसको बेड पे ही टाइम पास कर रहे थे। अभी बाहर आके करता भी क्यों, इतनी ठंड है ना, बिल्कुल धूप भी नहीं है। कैसे पुच्छी हिलाता है? नहीं खाना नहीं है, तू खाना। चलिए तो पराठा हो गया रेडी, नींबू का फेवरेट। गरम है, गरम है, क्या है? गम है। टेस्टी टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। राइस इसको उतना ज्यादा नहीं भा रहा है, मैं देख रही हूँ खाता है पर चाव से नहीं खाता है। रोटी और पराठा जो है, और ब्रेड देखा होगा आपने, वो पसंद से अच्छे से खाता है। नैनी आ गई और नीव चला गया नीचे उनके साथ में खेलने के लिए। तो फटाफट जाकर के मैं शार ले लूंगी, फायदा उठा लूंगी। ये वाला मुझे लगता है रूटीन बेटर है। पहले मैं क्या करती थी, उसका नैप करवाऊंगी, जब वो आएगा लौट के खेल के उस टाइम पे जाऊंगी। तो उससे अच्छा है कि अभी ही फ्री रहती हूँ, तो पहले शार ले लूंगी, उससे पहले थोड़ा बहुत घर का काम है वो कर लूंगी, सब कुछ जगह पे रख लूंगी, कपड़े धोने में दे दूंगी। तो मतलब बेसिकली आधे घंटे के अंदर में मेरा घर का भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, और मैं शार भी लेकर के आ जाऊंगी अगर मुझे हेयर वॉश नहीं करना है तो। 1 hour later. यहाँ से लेकर के आगे जो बात होने वाली है इस ब्लॉग में, वो होने वाली है एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये वाला सेगमेंट अच्छा लगेगा, पर अगर आप सिर्फ मेरा ब्लॉग देखने आए थे तो ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाता है, तो आपको ये पार्ट बोरिंग लगेगा, क्योंकि हर टाइप की ऑडियंस है, तो मैं हर टाइप का कंटेंट बनाती हूँ। और अभी मैं इसलिए बात करने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि मैंने जस्ट अभी एक मेल पढ़ा है जिसमें कि एक लंबा चौड़ा उन्होंने मुझे मेल लिखा है कि मैंने आपसे कई बार
कमेंट सेक्शन में पूछा है कि आपने कहाँ से सीखा वास्तु, आप रिप्लाई नहीं करते हो। मुझे भी सीखना है और मुझे बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी पे, तो प्लीज गाइड करिए, आप इसके बारे में बात करिए। तो मुझे लगा चलिए ठीक है, इसके बारे में बात की जाए, बहुत टाइम से पेंडिंग था। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप भी उनमें से हैं जो अकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, मैं सिर्फ इसमें एस्ट्रोलॉजी वास्तु को नहीं ले रही हूँ, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं आप, सीखना चाहते हैं हीलिंग के बारे में, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब कुछ को मैं अकल्ट में डालती हूँ। तो ये अकल्ट साइंस को अगर आपको सीखने की अंदर इच्छा हो रही है ना, तो पहले तो आप ये हिंट समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ऐसी जगह पे ग्रह बैठे हैं जो कि आपको इसके तरफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो राहु प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में है या फिर आपकी कुंडली में 8th हाउस में है, तो अंदर से बड़ी इच्छा आती है कि मिस्टीरियस चीजों के बारे में जाना जाए, क्योंकि राहु जो है मिस्टीरियस चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अकल्ट साइंस क्या है? मिस्टीरियस एंड हिडन है, क्योंकि सबके पास ही नॉलेज नहीं है। तो तभी आपके अंदर से इच्छा आती है। अगर आपकी इच्छा बहुत ज्यादा अंदर से स्ट्रांग है तो फिर ये प्लेसमेंट आपकी होगी। लेकिन अगर बस आपको इसीलिए सीखना है क्योंकि आपने देखा है कि अगर मैं एक दो वीडियो मैंने फॉलो किया, मुझे हेल्प हो गई, तो मैं अगर और सीख जाऊं तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी लाइफ में, और आपका इंटरेस्ट बस अपनी हेल्प लेना है, तो मतलब अंदर से आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बस फायदे के लिए सीख रहे हो, तो आप नहीं सीख पाओगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर आपके अंदर से इसको सीखना है क्योंकि आपको ओवरऑल क्यूरियोसिटी है जानने के लिए, सिर्फ अपनी लाइफ को अच्छा करना आपका मकसद नहीं है, तो ही आप सीख पाओगे, क्योंकि आपका जो चार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इसके कैंडिडेट हो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर, इन लोगों से अगर आप बात करोगे ना, वो आपको एक चीज कॉमन बताएंगे कि हमने इस पाथ को या इस करियर को नहीं चुना है, इस पाथ ने हमें चुना है। और ये 100% लागू होता है मेरी लाइफ में भी। मेरे दिमाग में दूर दूर नहीं था कि मेरा जो करियर का एक पार्ट होगा वो वास्तु होगा, मुझे न्यूमरोलॉजी में कुछ नॉलेज होगा, मुझे एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज होगा, मैं इससे पैसे कमा पाऊंगी, मैं इतने लोगों की हेल्प कर पाऊंगी, या यूट्यूब में भी मैं इसके बारे में वीडियो बना पाऊंगी। मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ भी समझ नहीं थी। लिटरली ये करियर पाथ मेरे पास चल के आया है, और ऐसे टाइम पे चल के आया है क्योंकि अब मुझे मेरा कुंडली पता है, अब मुझे समझ में आया है, तो मुझे पता है क्यों उसी टाइम पे ये मेरे लाइफ में आया और पहले क्यों नहीं आया, और इसको आना लिखा था। ये अपनी चार्ट को जब मैंने पढ़ा तब मुझे समझ आया। तो देखिए, मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं किया, क्योंकि जिस जमाने में मैंने इसकी पढ़ाई करी है उस टाइम पे ये ऑनलाइन कोर्स का प्रचलन नहीं था। 2013 में मैंने अपना कदम जो है वो वास्तु फील्ड में रखा। तो मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है ऑनलाइन में, कहीं पे कोई कॉलेज इसके लिए नहीं गई, कोई डिग्री नहीं ली है। ये मेरे लाइफ में आए हैं गुरुजी, जिन्होंने मुझे इसके बारे में नॉलेज दिया। मेरे लाइफ में हमेशा मैंने देखा कि कोई ना कोई गुरु ऐसा आता है जब मुझे जरूरत होती है, कोई एक एजेड पर्सन आते हैं मेल जो मेरी हेल्प करते हैं। और अब जब मैं अपने चार्ट को अच्छे से समझती हूँ तो मुझे पता चलता है ये होता है मेरी लाइफ में बृहस्पति की वजह से। तो मेरे लाइफ में बृहस्पति का पोजीशन ऐसा है जो मेरे कुछ ऐसे घरों को एस्पेक्ट कर रहे हैं, जो कि हमेशा मेरे लाइफ में कोई ना कोई हेल्प मेल फॉर्म में, जो एजेड होंगे ऐसे फॉर्म में आकर के मेरी हेल्प करके जाएंगे। जैसे कि आपने देखा कि जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, प्रॉब्लम में थी, तो कैसे पंडित जी मेरे लाइफ में आए मेरी फ्रेंड के थ्रू और मुझे हेल्प किया। एनीवेज, तो इन पंडित जी के बारे में तो मैंने कई बार आपसे शेयर कर लिया है। अब बात करते हैं उन पंडित जी के बारे में जिन्होंने मेरी लाइफ में इतना बड़ा ब्लेसिंग मुझे दिया, वास्तु का ज्ञान दिया, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया, बहुत कुछ सिखाया। और ऐसे टाइम पे मेरे लाइफ में वो थे जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इतनी जरूरत है इन चीजों की। अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम्स में उनका देहांत हो गया। यहाँ पे नहीं, कनाडा में देहांत हुआ। उनके छोटे वाले बेटे के पास वो गए हुए थे। अच्छी बात ये हुई कि कोविड स्टार्ट होने से पहले ही वो वहां चले गए थे, तो अपने बेटे के साथ में रहते हुए साथ में उनके साथ में हुआ। एज बहुत थी, जब मैं उनसे सीख रही थी तभी उनकी एज 71 थी, तो बाद में तो कितनी ज्यादा थी। तो अच्छा है, संपन्न लाइफ रही उनकी, बहुत अच्छी रही। जब मैं उस एरिया से निकल गई, मैं जहाँ पे पहले रहती थी रेंट पे, वहां पे मैं उनसे मिली थी, और यहाँ पे आ गई तभी मैं उनसे कांटेक्ट में थी, मिलने भी गई। बाद में वो कनाडा चले गए, उनके बड़े वाले बेटे जो हैं वो बैंगलोर में ही रहते थे, तो वैसा हुआ, ठीक है। तो पर मेरे लाइफ में हमेशा ऐसे गुरु आते रहे, और बाद में जब मैंने अपनी प्लेसमेंट देखी तो पता चला कि क्यों। खैर, तो जब मैं उनसे मिली थी उस टाइम पे मुझे मेरी कुंडली के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरा टाइम ऑफ बर्थ नहीं था। टाइम मतलब डेट था, कहाँ पे पैदा हुई हूँ वो था, पर टाइम पता नहीं था मुझे, क्योंकि टाइम मेरी सिर्फ मम्मी को याद था, मम्मी थी नहीं, बाकी लोग कंफ्यूज ही रहते थे। मतलब लमसम बताते थे, जैसे मैंने पापा से पूछ लिया तो लमसम बोलेंगे हम कि इतने से इतने बजे के बीच हुआ है, पर जो एग्जैक्ट टाइमिंग आपको एस्ट्रोलॉजी में, एक सेकंड, जो आपको एग्जैक्ट टाइमिंग एस्ट्रोलॉजी में पता करनी रहती है, वो मेरे पास नहीं था। तो खैर, मेरा जो इंटेंशन था उनसे सीखना था सबसे पहले ये कि मेरे घर में कुछ घटनाएं ऐसी हो रही थी, मेरे दादी घर में बेसिकली, जहाँ पे एक के बाद एक जितने भी थे, मेरे चाचा थे, मेरे दादा थे, बाद में मेरी मम्मी आई, सबकी जो डेथ है ना बहुत सडन हुई, बीमारी की वजह से हुई। और एक
3-4 साल के अंदर में ही ऐसा हुआ। मतलब पहले फैमिली बहुत हेल्दी थी, बाद में अचानक से सब एक के बाद एक। तो मुझे ना ये चीज मेरी मम्मी का हुआ ना, उसके बाद से बहुत हिट करने लगी कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया। अभी तक तो सब ठीक थे, अचानक से सब एक ही टाइप के बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो मेरे अंदर ये हमेशा से थी कि कुछ तो कनेक्शन है। आई एम कम फ्रॉम ए फैमिली जहाँ पे ये एस्ट्रोलॉजी, हाथ देखना, कुंडली, ये सब जो हमारे ना आप कह सकते हो ब्लड में है, क्योंकि मेरे घर के सभी लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हुए थे। पर कभी भी उसमें मैं घुसूंगी मैंने सोचा नहीं था। तो जब मेरी मम्मी का ऐसा हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में ना ये क्वेश्चन चलता ही रहता था कि क्यों एक जैसा ही, क्यों, क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। और उसी टाइम पे मैंने कहीं पे पढ़ लिया था वास्तु के बारे में कि घर का वास्तु अगर ठीक नहीं है, मेन जो घर है, डी मतलब जो आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वहां पे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो कुछ ईयर के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर घर के हर फैमिली मेंबर चाहे कहीं और भी रहते हो उनको इफेक्ट करता है। उसके बाद जब मैं बैंगलोर आई, मेरी शादी वादी हुई अंगद के साथ में, फिर मैं हम लोग जहाँ पे रहते थे वहां से मैं कॉलेज जाती थी, लॉ कॉलेज पढ़ने के लिए। तो मैं हमेशा जब भी जाती थी ना बस स्टॉप, बस पकड़ने के लिए वॉक करके, तो मैं देखती थी कि एक बोर्ड लगा हुआ है घर के ऊपर कि वो ये हस्तरेखा विशेषज्ञ, कुंडली और ये सब वास्तु, ये सब लिखा रहता था कि पंडित जी का नाम अगर आपको करवाना है तो आप आके बात करो। तो मैं जब भी जाऊं ना कॉलेज तो मैं वो देखती थी और मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता था कि क्या मैं इनसे जाकर के बात करूं कि मेरे घर पे ऐसा क्यों है। मुझे अपने पापा का हेल्थ लेके बेसिकली चिंता होता था कि अब तो पापा है, भाई है, तो क्या इफेक्ट करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा। तो मैं ये बहुत दिनों तक उनको देखती थी बोर्ड और कॉलेज जाती थी, देखती थी बोर्ड और कॉलेज जाती थी। तो एक दिन वो खड़े थे वहां बैल्कनी में चाय पी रहे थे, मैं रिटर्न आ रही थी, तो मैंने ऊपर देखा तो उन्होंने भी मुझे देखा तो स्माइल किया। जो उन्होंने स्माइल किया तो मुझे ऐसा लगा एज इफ मुझे ना कोई बुला रहा है, एक मौका है। सॉरी ये ब्लॉग अगर लंबा हो जाए तो जैसे उन्होंने मुझे स्माइल दिया तो मैंने उनको बोला मुझे आपसे बात करनी है, सीधा। और क्योंकि उन्होंने हिंदी में लिख रखा था हस्तरेखा विशेषज्ञ, तो मुझे ये तो पता था इनको हिंदी आती है, क्योंकि होता है ना बैंगलोर में आप सोचते हो कि इनको ये पंडित जी जो है हिंदी बोलते हैं नहीं बोलते, क्योंकि उन्होंने हिंदी में लिख दिया था तो मैं तो श्योर थी कि ये नॉर्थ साइड के कोई होंगे तो हिंदी में बात करेंगे। तो मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। तो उन्होंने भी बहुत ही एकदम ही कैजुअली बोला आ जाओ ऊपर। और क्योंकि उनकी एज थी 70+, 60+, मुझे ऐसे देखने से ही लग रहे थे, तो मुझे तो सेफ लगा, चलो जाते हैं। और मुझे कहाँ घर जाना है, अंगद के साथ लंच करना है। अंगद ऑफिस से आता था लंच करने और मैं कॉलेज से जाती थी। मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, और मैंने अंगद को वहीं से फोन कर दिया, अंगद मुझे आने में 10-15 मिनट लेट होगा, तुम वेट मत करो, तुम खाना खाओ। मैं गई उनके पास में और मैंने उनको बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी है वास्तु के बारे में। मैं ऐसे ऐसे मेरे, तब मुझे लगा सीधा मेरे दिमाग में सीधा वास्तु आया, एस्ट्रोलॉजी नहीं वास्तु। तो मेरे घर में ऐसे ऐसे हुआ है, कुछ साल पहले मेरी मम्मी का ऐसा हुआ है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मुझे मेरे पापा के हेल्थ लेके प्रॉब्लम, टेंशन होती है। और उस टाइम में पापा जो थे वो गाँव में रह रहे थे, तो क्या ये पापा को भी इफेक्ट करेगा, क्या होगा। तो उनको समझ में आया कि ये परेशान है। उस फेज ऑफ लाइफ में मुझसे जो भी मिलता ना वो मेरे चेहरे को देख के बोल देता, जबकि मेरी शादी भी हो गई थी, तो वो मेरे फेस को देख के बोल देता कि ये बच्ची परेशान है। 21-22 साल की एज थी मेरी, और उनको लग गया। तो उन्होंने बोला रुको पहले कुछ खाओगे पियोगे, कहाँ से आ रही हो। तो मैंने कहा मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं लॉ पढ़ रही हूँ। तो उनको फैसिनेटिंग लगा कि वाह लॉ की बच्ची है और इधर ये सब में दिमाग है। मैंने कहा यहीं पे मैं रहती हूँ, मेरी शादी हो गई है। वो भी उनको फैसिनेटिंग लगा क्योंकि मैं उनको बड़ी यंग लग रही थी, जीन्स टॉप पहनी हुई बच्ची, एक पोनी बनाया हुआ, कॉलेज से आ रही है, बोल रही है कि मेरी मैरिज भी हो गई है। उनकी वाइफ आई वहां से पानी लेकर के, तो नमस्ते किया मैंने उनको। फिर मुझे ना वो सारे विजुअल्स याद आ रहे, तो उनको मैंने बताया मैं शादी हो गई। तो उनको भी लगा कि अच्छा ये केस थोड़ा डिफरेंट है, इसकी लाइफ सच में डिफरेंट है, और जो भी उनको लगा डोंट नो। एनीवेज खैर डिटेल में जाते बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वहां से उनसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मुझे जानना है। तो उन्होंने बोला कि कब तुम्हारा जन्म कब हुआ है। तो मैंने उनको ऐसे अपना बताया। तो मैंने कहा मुझे टाइम तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अपना हाथ दिखाओ। तो मेरा इन्होंने हाथ ऐसे ले लिया, ऐसे कितना 3-4 मिनट के लिए ऐसे मेरा हाथ देखा और मुझे बोला तुम जानना क्यों चाहती हो, सीख लो खुद जान जाओगी। तो मैंने बोला क्या वास्तु। तो कह रहे हाँ। तो मैंने बोला हाँ मैं सीखना चाहती हूँ, बस टाइम नहीं है, मैं कॉलेज जाती हूँ आती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड भी है वो। तो बोले तो क्या हो गया, अगर तुमको इतना इंटरेस्ट है तो दो, आधा 1 घंटा दो। तो वहां से मेरी जर्नी उनके साथ चालू हुई। आप सुन के आपको लग रहा है ना कि कैसे हो सकता है ऐसा। और वहां से उन्होंने मुझे बोला कि तुम कॉलेज से आते हो तो आधा घंटा यहाँ पे स्पेयर करो, इस टाइम पे तो मैं भी फ्री रहता हूँ, दोपहर का टाइम है, या तो मैं बाहर बैठ के बुक पढ़ता हूँ, चाय पी लेता हूँ दोपहर में और सो जाता हूँ। देखो तुम अगर आओगी और थोड़ा सीखोगी तो मेरा दोपहर का चाय भी छूट जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है, मेरे को वैसे भी डायबिटीज है। तो ऐसी फनी वे में उन्होंने बोला, पर उन्होंने मेरे हाथों में देखा था कि मेरे अंदर ये कल्ट है और मैं ये सीख सकती हूँ, जो भी देखा होगा। तो बोला कि तुम 1 महीना टाइम देके देखो, 1 महीना के एंड में तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम घर में है या प्रॉब्लम कहीं और है। और मैंने कहा कि अंदर से लगा ना कि नहीं, मतलब मेरे मन में था कि मैं ना ही बोलूंगी, अभी अंगद से बात करूंगी, थोड़ी ना पॉसिबल है, कौन, एक तो घर का इतना काम रहता है कॉलेज से, और तो क्या ही बोलूं।
और मैंने उनको बोला ठीक है मैं बताऊंगी आपको, तो आप सिखाओगे तो कितना फीस लोगे। उस टाइम पे पैसे की बड़ी तंगी होती थी, हस्बैंड ही बस उस समय कमा रहे थे, मैं कॉलेज कर रही थी, घर का रेंट देना है, कॉलेज का फीस देना है। कभी बोलेंगे कि मैं 10,000 महीना लूंगा तो भाई कहाँ से होगा। तो मैंने बोला तो आप कितना फीस लोगे। तो बोले मैं सिखाता नहीं हूँ वैसे वास्तु एस्ट्रोलॉजी, मेरा काम कंसल्टेशन का है। तो मैंने कहा अब तो ये पक्का बड़ा कुछ बोलेंगे फीस। तो मैंने बोला नहीं फिर भी कितना आप लोगे आप मुझे बताओ, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करूं तो फिर डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने बोला देखेंगे वो देखा जाएगा, बात की बात है, पहले शुरू तो करूं। तो इस तरीके से मैंने अंगद से बात करी। अंगद वॉज ऑलवेज ओके। अंगद को लगा क्या पता इससे इसको पीस ऑफ माइंड मिले, कुछ इसको जवाब मिले। अंगद बोला ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा आधा घंटा ऑफिस से लेट आ जाया करूंगा लंच करने, तो तुम कॉलेज से उतरो बस से, पहले सीख लो फिर घर आ जाओ, जब तुम आ रहे होगे तब मैं आ जाऊंगा, तो आधा घंटा लेट खा लेंगे हम लोग, उसमें क्या है। मैंने वहां जाना स्टार्ट किया और उसके बाद मेरी लाइफ जो बदली है, एक इंसिडेंट आपकी लाइफ बदल सकता है, कभी भी बदल सकता है। उनके थ्रू मैंने सीखा, उनके बेटे के दोस्त के थ्रू मैं इंटीरियर फील्ड में आई, मेरे कॉन्टैक्ट्स बने, मुझे फ्रीलांसिंग, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इससे कुछ इनकम सोर्स जनरेट होने वाला है। कहाँ अपने सवालों का जवाब ढूंढने आई थी कि कैसे होगा क्या होगा, और कैसे करके वहां से मेरी कहानी आगे से आगे बढ़ती रही, तो आज तक चलती आ रही है। 2013 से लेकर के आज 2024 आ चुका है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अकल, साइंस चुनता है, आपको खुद वहां तक पहुंचाता है, आप इसको कभी नहीं चुनते। और अगर आप हमेशा इसको इसलिए चुनना चाहते हो कि आपको अपनी बेटरमेंट करनी है, तो फिर आप इसकी खोज नहीं कर पाओगे। मेरे अंदर जो चाहती वो था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो हो रहा है उसको जानूं, उस बात को समझूं। खुद के स्वार्थ के लिए मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पे इसका क्या असर पड़ रहा है, उस घर का या किसी चीज का, वो सब मुझे कुछ पता नहीं था। इंटेंशन भी बहुत मैटर करता है, फिर आपकी यूनिवर्स हेल्प करता है। और उसी तरीके से जब मुझे कंसीव करना था तो देखिए कहाँ से यूनिवर्स ने हेल्प करके मेरे सामने सॉल्यूशन रखा, क्योंकि गुरु ऐसा जगह प्लेस्ड है। तो उस टाइम पे मुझे मेरी कुंडली में, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मेरी कुंडली कैसी है, मुझे टाइम पता नहीं था। लेकिन मुझे रिसेंटली जब से मैंने ये वाला पहनना स्टार्ट किया, उस टाइम पे यानी कि नींव के होने के बाद मुझे मेरा कुंडली पता चला। कैसे? तो मैं बात कर रही थी एक दिन अपनी मौसी से, और उनसे ऐसी कुंडली की ही बातें चल रही थी, कुछ बात हो रही थी नींव को लेकर के। तो उसमें मैंने बोला कि मुझे नींव का भी कुंडली बनवाना है पंडित जी से। तो उन्होंने कहा मुझे भी नंबर देना, मुझे भी बात करनी है। तो मैंने कहा अच्छा आपको मौसी मुझे मेरा टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है क्या? किसी को नहीं पता है, पापा तो कंफ्यूज ही थे, भाई को तो पता ही नहीं। तो उन्होंने भी मुझे बोला, पर इन्होंने ना विंडो छोटा कर दिया। मतलब जैसे पापा बोलते थे सुबह ही हुआ है 8 से 10 के बीच, ऐसा इन्होंने मुझे बोला नहीं तुम्हारा हुआ है 9 साढ़े 9 बजे के बीच में हुआ है। तो मैंने कहा कंफर्म हो 9 साढ़े 9 के बीच में? तो बोला हाँ। तो उन्होंने कुछ इंसिडेंट बताया कि क्यों वो कंफर्म है। तो मुझे लगा मैं पंडित जी से बात करती हूँ। तो जब पंडित जी ने सब कुछ बताया हमें, तो उनसे मैंने फोन पे बात करी नींव की कुंडली बनाने के बाद कि पंडित जी अगर मुझे 9 से साढ़े 9 आधा घंटा का विंडो है तब तो कुंडली बन जाएगा। कि मुझे ये तो पता था, इतने सालों से मैं भी कर रही हूँ सब कुछ, कि टाइम करेक्शन तो होता है, पर 2 घंटा का अगर आपको गैप पता है तो टाइम करेक्शन होना मुश्किल है। पर ये आधा घंटा 40 मिनट अगर ऊपर नीचे टाइम करेक्शन हो जाता है। तो पंडित जी ने जब देखा, चेक किया, तो निकली मेरी वो कुंडली। तो समय जो था वो सही बताया मौसी ने, लमसम उसी टाइम पे हुई है। तो जब उन्होंने, तो इतने सालों बाद मेरी कुंडली निकली, उससे पहले मुझे भी पता नहीं था। तो उसमें फिर बहुत सारी, जब उन्होंने मुझे बना करके दी तो ऑफकोर्स अब तो मुझे भी देखनी आती है, तो मैंने अपनी कुंडली में देखी। तब मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मिला कि क्यों अकल साइंस, क्यों यूट्यूब, क्यों 2012 में शादी, क्यों मम्मी के साथ ऐसा, क्यों मेरे को कंसीव में प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर क्यों जो मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों सोचती हूँ, जो होता है हो रहा है ऐसा क्यों। सारे जवाब आपको वो बहुत कुछ चलता है पता, अगर आपको देखना आता है। तो ये इतना लंबा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, और वहां से मेरी लाइफ में देखिए सब कुछ ना ऐसे ही होता है जो होना रहता है। अभी यूट्यूब भी तो लाइफ में मेरे ऐसे ही आया ना, कोई प्लान वे में तो मैंने शुरू नहीं किया कि पहले कैमरा खरीदेंगे, फिर एक एडिटर रखेंगे, फिर इस तरीके का वीडियो बनाएंगे। नहीं, मोबाइल से शुरू किया और कहानी चल पड़ती है, चलना हो तो चल पड़ती है। तो चलिए, अगर आपको सीखना है तो आप बोलोगे सोना मुझे बता दो कि कहाँ से सीखूं। करेक्ट, देखिए कहाँ से सीखूं ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये आपकी जर्नी है। तो अगर आपके अंदर से कॉलिंग आ रही है कि अकल साइंस आपको सीखनी है, मतलब राहु की प्लेसमेंट कुछ ऐसी है जो अंदर से आपको प्रभावित कर रहा है अकल साइंस सीखने का, तो ये आपकी जर्नी है, ये आपकी खोज है। मेरे सजेशन करने पे कि ये वेबसाइट से सीख लो, इस बंदे से सीख लो, आप नहीं सीख पाओगे। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कि कैसे सीखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अंदर आया है, कोई हेल्प नहीं करेगा। और अगर सच में आपके भाग्य में है तो खुद ही चल के आएगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कोई सजेशन आपको नहीं दे रही हूँ। वैसे भी ऑनलाइन सब अच्छे उतने नहीं है, कहीं ना कहीं ऑफलाइन देखिए, पता करिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा। पर किताबें खरीद सकते हैं आप, किताबें हमेशा सही गाइडेंस देती है। तो अमेजोन से 4-5 किताबें खरीदिए, उसकी बेसिक्स को पढ़िए, पहले समझिए कि क्या आप सीख पा रहे हैं कि नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका एक ना अकल्ट
साइंस का कल्ट अलग होता है ब्रेन का, जिनके जो लोग सीख सकते हैं। ये ना वैसा नहीं है कि 2+2 तो 4 होता है, मैथ्स तो हर बच्चा सीख ही जाता है, एटलीस्ट 10 तक तो सभी पढ़ लेते हैं। नहीं, ये वैसा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको ना यहाँ पे छोटा सा एक एक्सरसाइज देती हूँ। अगर आप ये एक्सरसाइज को 2 बार सुनते ही समझ जाते हो तो मतलब कहीं ना कहीं अकल्ट साइंस का कल्ट है और आप इसको सीख सकते हो। कुंडली में जब भी चार्ट आपकी बनती है ना, तो ये उसका बेसिक्स होता है। आपने देखा होगा अपनी कुंडली में ऐसा ही बना हुआ रहता है। याद रहे, आपको 2 बार ही सुनना है, सिर्फ थर्ड टाइम आप खुद डिसाइड करना है आप समझ पा रहे हो कि नहीं, दोबारा रिप्ले नहीं करना। तो ये जो है ना, ये देखिए इसमें हाउसेस कैसे आपको देखने हैं। ये होता है फर्स्ट हाउस विच इज योर ओन पर्सनैलिटी, इसको कहते हैं एसेंडेंट और लग्न। यहां से काउंट करना आप स्टार्ट करते हो। तो ये फर्स्ट हाउस है, तो ये हो गए सारे आपके घर। अभी इसमें अलग अलग जो होती है कुंडली में आपके ग्रह बैठे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ है आपका वीनस, यहाँ पे बैठा हुआ है आपका सैटर्न, वो लिखा रहेगा कुंडली में SAVE ऐसे करके लिखा रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे किसी का मून बैठा हुआ है, यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे राहु होगा, केतु होगा। तो राहु केतु का हमेशा क्या होता है कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो मान लीजिए वीनस के साथ में यहाँ पे आपका राहु भी बैठा हुआ है और यहाँ पे आपका केतु बैठा हुआ है। जहां भी राहु बैठा रहेगा उसके ऑपोजिट में केतु बैठा रहेगा, यानी कि जहां पे केतु बैठा रहेगा उसके ऑपोजिट में राहु बैठा रहेगा। ये हमेशा वैसा ही रहता है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे राहु भी बैठा हुआ है 2 नंबर हाउस में, तो इसके ऑपोजिट यानी कि 8 नंबर हाउस में केतु बैठा रहेगा। तो ये हमेशा ऐसे ऑपोजिट में चलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो लिखे रहते हैं वो आपके ग्रह होते हैं। ग्रह के अलावा राशियां होती है। तो ग्रह जो होते हैं 9 होते हैं, प्लैनेट्स जो होते हैं वो 9 होते हैं, और जो राशियां होती हैं वो 12 होती हैं। तो अब हर एक खाने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राशि भी लिखी होगी। जैसे हो सकता है यहाँ पे 6 नंबर लिखी हो, यहाँ पे 7 नंबर लिखी हो, यहाँ पे 9 नंबर लिखी हो, यहाँ पे 10 हो, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है 11 लिखी हो। तो ये सब जो नंबर्स है ना, ये राशि है। अब आपको आप गूगल करके लिस्ट निकाल लेना, अभी मैं यहाँ पे इतना लंबा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, पर हर एक जो नंबर होता है वो एक राशि को रिप्रेजेंट करता है। अभी राशि क्या होती है, जैसे कि आपने सुना होगा, एक होती है स्कॉर्पियो राशि, फिर हम बोलते हैं कोई जेमिनाई है, करेक्ट। ये सारी राशियां हो जाती हैं। कोई सैगिटेरियस है, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो कोई यहाँ पे धनु है, ये कोई मिथुन है, ये हो गया वृश्चिक है। इस तरीके से करके आपको अब टोटल काउंट करोगे तो 12 राशियां होती हैं जो इस घर में लिखी हुई होती हैं। तो मेनली कुंडली में इतना चीज मेंशन होता है, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है और कौन से घर में बैठी हुई है। तो घर भी मैंने आपको बता दिया। अब ये जो सारे आप घर देख रहे हो ना, ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो फर्स्ट हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ इन जनरल और आपकी बॉडी। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है, ये वाला हाउस, वेल्थ हो गया, आपकी स्पीच कैसी होनी है। थर्ड हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके सिबलिंग को, आपके करेज कितनी है आपके अंदर में। फोर्थ हाउस जो है आपकी माँ का घर है, मदर का हो गया, आपका होम हो गया। फिफ्थ हाउस जो है वो चिल्ड्रन का हाउस है, आपकी इंटेलिजेंस का हाउस है। सिक्स्थ हाउस जो है वो एनिमीज का होता है, वरीज का होता है। सेवंथ हाउस जो है वो स्पाउस का होता है, डिजायर्स का होता है। एट्थ हाउस जो है वो डेथ हाउस भी बोलते हैं, इसको लॉन्जिटिविटी से देखी जाती है। उसके अलावा अकल, साइंस, हिडन चीजें इससे देखी जाती है। नाइन्थ हाउस जो है वो हायर लर्निंग के लिए होता है। 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन, रेपुटेशन उससे देखी जाती है। 11th हाउस गेम्स के लिए देखा जाता है। एंड 12th हाउस जो है वो इनलाइटमेंट के लिए, फॉरेन ट्रेवल्स के लिए वो 12th हाउस देखा जाता है। तो ये सारे हाउसेस का एक एक रोल है। अब इस हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो ग्रह किस राशि में बैठा है और कौन सा ग्रह उस घर को एस्पेक्ट कर रहा है, इतनी सारी कैलकुलेशन पे डिसाइड कर सकते हैं कि वो घर आपको सही देगा कि नहीं। अभी जो मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दे रही हूँ जिसको करके आपको समझ आएगा कि क्या आपको समझ में आता है एस्ट्रोलॉजी की नहीं, वो यही है कि जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से घर को कैसे गिनना है, 1 2 3 4 कैसे गिनना है वो आप समझ लो। और नंबर जो लिखे रहते हैं 1 7 6 4 12 11 वो किस राशि को रिप्रेजेंट करता है वो समझ लीजिए, याद कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा गूगल पे। और जो ग्रह बैठे हैं वो उस राशि के साथ में बैठे हैं, तो राशि के फ्रेंडली साइन है कि वो एनिमी साइन है, वो भी आपको कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत गूगल करोगे तो आपको वो सब चीजें जो है वो आपको सही मिल जाएंगी, क्योंकि वो सब क्या है, नॉलेज है, मतलब कॉपी पेस्ट है, वो चेंज नहीं होता। अब मान लीजिए कि अगर बता रहा है कि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में अगर हैं तो खुद के साइन में है तो सैटर्न अच्छा बिहेव करेंगे, तो यूनिवर्सल है, कोई भी गूगल करोगे आप लिखोगे सैटर्न एंड कैप्रिकॉर्न तो वो सेम जवाब आएगा, चेंज नहीं होगा। तो वो आप वहां से भी पढ़ सकते हो या कोई किताब खरीद लो। पर ये समझना कौन सा ग्रह किस वाले राशि के साथ में फ्रेंडली है, कौन उनका खुद का राशि है, और जिस घर में बैठा है वो घर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इन राशि और ग्रह के उस घर में होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। और नेक्स्ट एस्पेक्ट्स यानी दृष्टि, कि कौन कौन सी जो ग्रह है वो कहाँ कहाँ दृष्टि डाल
निकालती है तो आप याद कर लो कि जुपिटर 579 को देखता है, तो वो कैसे काम करता है। इतना अगर आप समझ जाओगे और मतलब लगेगा थोड़ा टाइम, पर अगर आपको क्लैरिटी आ जाती है ना, मतलब आपका कल्ट है एस्ट्रोलॉजी वाला, फिर आप आगे प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि ये तो एकदम बेसिक है, एकदम ही बेसिक है, इसके आगे तो बहुत कुछ है। तो फिर वो आपको सीखने की आपकी इच्छा होगी और आपको समझ में आएगा, तो उस तरीके से बताइएगा। पर है बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप समझ पाओ सीख पाओ तो बहुत अच्छा रहता है। एनीवे चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मिलूंगी अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।